आज के इस डीप डाइव रिवीजन में स्वागत है। और हाँ, शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दूं, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आपके कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस कट जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो करंट अफेयर्स 2026 पर है, जो आने वाली एसएससी, रेलवे एंड ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही बात है। सिस्टम पूरी तरह से रेडी है और अपना रैपिड रिवीजन मोड ऑन है। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होगी आज, सिर्फ हेडलाइंस, काम के पॉइंट्स और वो ट्रिक्स जो एग्जाम्स में डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करवा दें। यही तो चाहिए एग्जाम के टाइम पर, सिर्फ काम की बात। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो संविधान के एक बहुत अहम अनुदान से जुड़ी है। ये है अनुच्छेद 282। इसके तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विवेकाधीन अनुदान देती है। मतलब ये डिस्क्रेशनरी ग्रांट है। अच्छा, विवेकाधीन है मतलब क्या ये वित्त आयोग की सिफारिश पर निर्भर नहीं करता? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह केंद्र की मर्जी है। इसका मेन काम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 के भीम सिंह केस में इसे पूरी तरह वैध माना था। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, 2-8-2। 2-8-2 मतलब 2 और 8 के बीच का कनेक्शन। हाँ, विजुअलाइज करो, एक तरफ 2 यानी केंद्र है और 8 मतलब राज्य। उनके बीच का जो विवेकाधीन रास्ता है वो वापस 2 पर आके जुड़ता है। अब एमसीक्यू सुनते हैं। पहला, केंद्र सरकार विवेकाधीन अनुदान किस अनुच्छेद में देती है? उत्तर है 282। दूसरा, इसके बारे में क्या सच है? उत्तर है ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो सकता है। 282 विवेकाधीन रास्ता याद हो गया। अब योजनाओं की फंडिंग कैसे होती है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो योजनाओं की कैटेगरी के बारे में है। देखो, योजनाओं को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कोर ऑफ द कोर, जैसे मनरेगा। फिर आती हैं कोर स्कीम्स, जैसे कृषि या मिड डे मील। और आखिर में ऑप्शनल स्कीम्स। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे हमारे सिलेबस में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल। एकदम सही। जो कोर ऑफ द कोर है वो रीढ़ की हड्डी है, सबके लिए आने वाले हैं। यही इसकी ट्रिक भी है। फंडिंग की बात करें तो सामान्य राज्यों के लिए केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 है और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों के लिए ये 90-10 है। 90-10 क्योंकि वहां रेवेन्यू के साधन कम होते हैं, राइट? बिल्कुल। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं। पहला, मनरेगा किस प्रकार की योजना है? उत्तर, कोर ऑफ द कोर। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फंडिंग अनुपात क्या है? उत्तर, 90-10। चलिए, ये तो हो गए आम राज्य और पहाड़ी राज्य। जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी तो कुछ होगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो जनजातीय अधिकारों की रक्षा से जुड़ी है। यह है पेसा अधिनियम, जो 1996 में लागू हुआ। पेसा मतलब वही ना जो ग्राम सभा को पावर देता है? हाँ बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन या माइनिंग की मंजूरी के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। ये औद्योगिक विकास और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के बीच एक बैलेंस बनाता है। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? ट्रिक है, पेसा मतलब पंचायतों की शक्ति सीधे आदिवासियों के हाथ में। एमसीक्यू नोट करें। पहला, खनन के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? उत्तर, ग्राम सभा। दूसरा, पेसा कब लागू हुआ? उत्तर, 1996। ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। बहुत बढ़िया नियम है। अब जमीन से ऊपर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, सीधे अंतरिक्ष की उड़ान पर। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। अरे वाह, ये तो बहुत चर्चा में है आजकल। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं ना? हाँ, 3 अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों के लिए और पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में। अभी हाल ही में इसका IADT-2 परीक्षण हुआ है। ये IADT-2 क्या है? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2। इसमें 5 टन के क्रू मॉड्यूल को 3.7 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराकर पैराशूट से सुरक्षित समुद्र में उतारा गया। इसकी ट्रिक याद रखो, गगनयान यानी गगन की सवारी इंसानों के साथ। मतलब अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा सुरक्षित वापसी जरूरी है। इसके क्वेश्चंस क्या बनेंगे? पहला एमसीक्यू, गगनयान यात्रियों को कितने दिन के लिए भेजेगा? उत्तर, 3 दिन। दूसरा, IADT-2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, चालक दल मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी। अंतरिक्ष तो सुरक्षित हो गया, पर हमारी डिजिटल स्पेस का क्या, जहां फ्रॉड बढ़ रहे हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अंतरिक्ष से वापस आकर डिजिटल दुनिया की सुरक्षा पर बात हो रही है। FIUIN और I4C के बीच हुए MOU की। तो ये दोनों मिलकर साइबर अपराध रोकेंगे? बिल्कुल। FIU जो 2004 में बना था
और गृह मंत्रालय का I4C, इनका मेन उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। ये डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के लिए तुरंत रेड फ्लैग पहचान लेंगे। मतलब कोई भी संदिग्ध लेन देन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है FIU प्लस I4C बराबर पैसा और पासवर्ड दोनों सुरक्षित। MCQ देखिए। पहला, I4C किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उत्तर, गृह मंत्रालय। दूसरा, FIU-IND की स्थापना कब हुई? उत्तर, 2004। साइबर सिक्योरिटी तो पक्की हो गई। अब साइंस के किसी नए टॉपिक पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर, नैनो मटीरियल विज्ञान। इनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 से 100 नैनोमीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ। हाँ, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ तापमान बदलकर इनके आकार और गुण बदले जा सकते हैं। हाल ही में बेंगलुरु के CENS ने नैनो डिस्क को नैनो शीट में बदला है। इसका सबसे बड़ा उपयोग सटीक दवा वितरण या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में है। अच्छा, एक सेकंड, क्या इसका मतलब ये है कि दवा शरीर में सिर्फ उसी जगह असर करेगी जहां बीमारी है? 100%। ये वहीं जाकर दवा रिलीज करेगा जहां इन्फेक्शन का तापमान ज्यादा है। ट्रिक बहुत आसान है। नैनो मतलब छोटा और तापमान मतलब रिमोट कंट्रोल। तो शरीर का तापमान ही इसका रिमोट है। बहुत शानदार। MCQ सुनिए। पहला, नैनो मटीरियल का आकार रेंज क्या है? उत्तर, 1 से 100 नैनोमीटर। दूसरा, इसका मुख्य उपयोग क्या है? उत्तर, सटीक दवा वितरण। अब शरीर के अंदर दवा की सटीक डिलीवरी हो गई, तो देश में सामान की डिलीवरी कैसे होगी? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देश में माल ढुलाई की रफ्तार पर। यह है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक है? बिल्कुल, केवल मालगाड़ियों का नेटवर्क। अभी एक नया कॉरिडोर बन रहा है पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक, पूरा 2000 किलोमीटर लंबा। इससे तो सामान बहुत जल्दी पहुंचेगा, पर इसका इकोनॉमी पर ओवरऑल क्या असर होगा? इसका मेन उद्देश्य रसद लागत यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाकर GDP के 8 से 10% तक लाना है। इसका निर्माण DFCCIL कर रहा है। ट्रिक याद रखो, माल यानी D के लिए तेज यानी F, रास्ता मतलब C। माल के लिए तेज रास्ता। क्वेश्चंस बताइए। पहला MCQ, DFC का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर, माल ढुलाई लागत और समय कम करना। दूसरा, निर्माण कौन कर रहा है? उत्तर, DFCCIL। जब माल तेजी से पहुंचेगा तो GDP भी तो बढ़ेगी ही ना? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, इसी से जुड़े GDP के शानदार आंकड़ों पर। वित्त वर्ष 24 में वास्तविक GDP वृद्धि 8.2% रही। 8.2%। और हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा? घाटा घटकर 5.6% हो गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, 54.7%। फिर उद्योग है 27.6% पर और कृषि है 17.7%। सेवा क्षेत्र का हिस्सा तो आधे से भी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए ट्रिक है, सेवा मतलब सबसे बड़ा शेयर या हिस्सा। MCQ देखिए। पहला, वित्त वर्ष 24 में GDP वृद्धि दर क्या रही? उत्तर, 8.2%। दूसरा, सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? उत्तर, सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी की जेब का क्या? महंगाई का क्या हाल है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आम आदमी की जेब और महंगाई दर पर। खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन इस बार 5.4% रही है, जो महामारी के बाद सबसे कम है। पर RBI का टारगेट क्या होता है महंगाई के लिए? RBI का लक्ष्य 2% से 6% के बीच होता है, जिसमें 4% को आदर्श माना जाता है। सरकार ने महंगाई कम करने के लिए भारत आटा, भारत दाल जैसी योजनाएं चलाईं और प्याज तथा टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। निर्यात रुकेगा तो देश में सप्लाई बढ़ेगी और दाम कम होंगे। स्मार्ट कदम है। बिल्कुल, ट्रिक है 2-4-6 का फॉर्मूला। 4% लक्ष्य, 2 न्यूनतम, 6 अधिकतम। MCQ सुनिए। पहला, RBI की लक्ष्य सीमा क्या है? उत्तर, 2 से 6%। दूसरा, निर्यात प्रतिबंध किस पर लगा? उत्तर, प्याज और टूटे चावल। महंगाई कंट्रोल होने के बाद जो पैसे बचेंगे वो बैंक में ही तो जाएंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। वित्तीय समावेशन के सबसे बड़े अभियान पर, जन धन योजना। अभी तक 52.6 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 52 करोड़ खाते, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और 2011 में जहां 35% वयस्कों के पास खाता था, 2021 में ये 77% हो गया है। अब नया लक्ष्य
हर घर से बढ़कर हर वयस्क का खाता होना है। पर सबसे खास बात, माइक्रो फाइनेंस में 98% ग्राहक महिलाएं हैं। 98% महिलाएं? मतलब असली आर्थिक आजादी तो यहीं से आ रही है। सही कहा। ट्रिक है जनधन बराबर जनता का अपना बैंक धन। MCQ देखिए। पहला, जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वित्तीय समावेशन। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर, 98%। फाइनेंस की बात हो गई, अब थोड़ा पर्यावरण को भी देख लें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर। मिशन लाइफ। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एकदम सही। इसका मूल मंत्र है माइंडफुल कंजम्पशन। PM मोदी ने COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, वहां इसकी घोषणा की थी। तो इसमें करना क्या होता है? जैसे LED बल्ब लगाना या कुछ और? हाँ, पर्यावरण अनुकूल व्यक्तिगत जीवन शैली अपनाना, जैसे गैस सब्सिडी छोड़ने का गिव इट अप अभियान या LED बल्ब्स का इस्तेमाल। ट्रिक वही है, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। MCQ नोट करें। पहला, मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना। दूसरा, घोषणा कहाँ हुई? उत्तर, ग्लासगो COP26। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो देश का भविष्य भी अच्छा रहेगा। अब जरा आप बजट के आंकड़े भी बता दीजिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, सीधे देश के बजट 2026-27 के मुख्य आंकड़ों पर। बजट में कुल व्यय का अनुमान 53.47 लाख करोड़ रुपए है। 53 लाख करोड़ से ज्यादा। और घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% है और GDP विकास दर का अनुमान 10% रखा गया है। एक और खास बात, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो टैक्स पेयर्स के लिए सब सेम है। इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? ट्रिक है 4.3 का टारगेट घाटा, विकास बढ़ाओ। MCQ सुनिए। पहला, राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? उत्तर, 4.3%। दूसरा, कुल खर्च का अनुमान कितना है? उत्तर, 53.47 लाख करोड़ रुपए। इतने बड़े बजट में महिलाओं के लिए क्या खास रखा गया है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बजट में नारी शक्ति के लिए क्या है? इस बार महिला और बाल विकास के लिए 6.33 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 6.33 लाख करोड़, मतलब ये पिछले साल से ज्यादा है। हाँ, ये 25% की भारी वृद्धि है। इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, SHG के लिए हार्ट CMAT प्लान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार शामिल है। 25% का उछाल तो बहुत बड़ा संकेत है। सरकार पूरा फोकस महिलाओं को सशक्त करने पर दे रही है। बिल्कुल। ट्रिक है बजट 2026 बराबर नारी शक्ति का बड़ा साल। MCQ देखिए। पहला, आवंटन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? उत्तर, 25%। दूसरा, लखपति दीदी का लक्ष्य क्या है? उत्तर, महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाना। इकोनॉमी और बजट तो सेट है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका क्या? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, ऑटोमोबाइल और घटते कार्बन उत्सर्जन पर। कैफे 3 मानक जो 2027 से लागू होंगे। कैफे 3 मतलब ये गाड़ियों के प्रदूषण से ही जुड़ा है ना? हाँ, वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन 113 ग्राम प्रति किलोमीटर है। लक्ष्य इसे वित्त वर्ष 32 तक 78.9 ग्राम प्रति किलोमीटर तक लाना है। इससे तो गाड़ियों का माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। यही इसका प्राथमिक उद्देश्य है, वाहनों के बेड़े की ईंधन दक्षता बढ़ाना। साथ ही इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम का भी प्रस्ताव है। ट्रिक है कैफे यानी कार फ्यूल एफिशिएंसी, कार का कम धुआं। MCQ सुनिए। पहला, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर, ईंधन दक्षता बढ़ाना और उत्सर्जन कम करना। दूसरा, कैफे 3 कब से लागू होंगे? उत्तर, 2027 से। राज्यों को इन सब विकास कार्यों के लिए पैसा कैसे मिलेगा? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे पर। 16वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और इसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 तक है। राज्यों की हिस्सेदारी 41% ही रखी गई है। पर क्या इसमें कोई नया नियम भी आया है? हाँ, एक नया पैरामीटर आया है। राष्ट्रीय GDP में राज्य के योगदान को अब 10% वेटेज दिया गया है। मतलब जो राज्य इकोनॉमी में ज्यादा योगदान देगा उसे फायदा मिलेगा। ये तो अच्छा इंसेंटिव है। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है 16वें आयोग के पनघड़िया जी ने सबको 41 दिया। MCQ नोट करें। पहला अध्यक्ष कौन है? उत्तर, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। दूसरा, राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर, 41%। घरेलू इकोनॉमी तो समझ आ गई, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में जो खींचतान होती है
वो भी तो एग्जाम में आती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अमेरिका की एक खास जांच पर। बात हो रही है धारा 301 की। अच्छा, ये अमेरिका का वही नियम है ना जिससे वो दूसरे देशों पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? बिल्कुल। यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के तहत अमेरिका ने भारत पर जबरन श्रम का आरोप लगाया है, लेकिन भारत ने इसका बहुत तार्किक जवाब दिया है कि हमारा व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस दरअसल तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज का परिणाम है। और हमारे नियम तो आईएलओ मानकों के अनुरूप भी हैं। एकदम सही। हम दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर देखें तो ये व्यापारिक नीतियां हैं जो हर देश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ट्रिक है 301 जांच बराबर अमेरिका की व्यापारिक पुलिसिंग। एमसीक्यू देखिए। पहला, धारा 301 किस देश की है? उत्तर, अमेरिका। दूसरा, भारत ने मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार ठहराया? उत्तर, तुलनात्मक लाभ को। विदेशी व्यापार हो गया। अब सोशल मीडिया पर आते हैं, वहां तो नियम हर दिन बदल रहे हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के नए नियमों पर। नए आईटी नियमों में स्व सेंसरशिप या सेल्फ सेंसरशिप का प्रस्ताव है। तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? स्वतंत्र क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर। उन्हें अब औपचारिक मीडिया जैसा प्रभाव वाला माना जा रहा है। हालांकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। और अगर सरकार को कंटेंट ब्लॉक करना हो तो? वो शक्ति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी MIB के पास है, धारा 69A के तहत। ट्रिक है नया आईटी नियम बराबर इन्फ्लुएंसर्स पर सरकार की नजर। MCQ सुनिए। पहला, किस समुदाय पर प्रभाव की चर्चा है? उत्तर, स्वतंत्र डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स। दूसरा, कंटेंट ब्लॉक करने की शक्ति किस धारा में है? उत्तर, धारा 69A। सोशल मीडिया से बाहर निकलकर अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो देश में गरीबी की क्या स्थिति है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं देश से गरीबी मिटाने के शानदार आंकड़ों पर। बहुआयामी गरीबी के नए आंकड़े आए हैं। कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इसमें शीर्ष राज्य यूपी और बिहार रहे हैं। वाह, 25 करोड़ के आसपास। और हेल्थ या एजुकेशन में कुछ सुधार दिखा है? बिल्कुल। आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च 64.2% से घटकर 47.1% हो गया है और उच्च शिक्षा में नामांकन 26.5% बढ़ा है। ट्रिक है गरीबी हटाओ, यूपी बिहार को आगे लाओ। MCQ बता दीजिए इसके। पहला, कितने लोग बाहर निकले? उत्तर, 24.82 करोड़। दूसरा, गरीबी कम करने में शीर्ष राज्य कौन से हैं? उत्तर, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आंकड़े देखकर तो लगता है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं जो हमारे देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट है, विजन 2047। मतलब आजादी के 100 साल पूरे होने पर हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर आगे बढ़ना। साथ ही पर्यावरण के लिए 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना। पर क्या कोई चैलेंज भी है सपने को पूरा करने में? सबसे बड़ी चुनौती है स्किल गैप। आज भी हमारे 51.25% युवा रोजगार योग्य नहीं हैं। अरे 2047 का सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन आधे से ज्यादा युवाओं में स्किल गैप होना सबसे बड़ा अलर्ट है। सही का। ट्रिक है 2047 बराबर आजादी के 100 साल, विकसित भारत बेमिसाल। आखिरी MCQ सुनिए। पहला, विकसित राष्ट्र का लक्ष्य वर्ष क्या है? उत्तर, 2047। दूसरा, नेट जीरो लक्ष्य कब तक का है? उत्तर, 2070। तो इसी के साथ हमारा ये रैपिड रिवीजन मोड पूरा होता है। जो भी स्टूडेंट्स इस डीप डाइव रिवीजन को सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इन 20 टॉपिक्स के डेटा और ट्रिक्स आपके दिमाग में छप गए होंगे। और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। नंबर तो पक्के हो गए, लेकिन जाने से पहले मैं एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने विजन 2047 का डेटा तो याद कर लिया, लेकिन इस 51% स्किल गैप की खाई को पाटने के लिए क्या हमारी पूरी एजुकेशन पॉलिसी को अगले 5 सालों में एक बिल्कुल नया रूप नहीं लेना पड़ेगा? इस पर खुद विचार करें। बहुत ही गहरा सवाल है। सिर्फ सिलेबस पूरा करना या रट्टा मारना काफी नहीं है, उस जानकारी को स्किल में बदलना ही असली कुंजी है। तो आज के डीप डाइव के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में नए टॉपिक्स और ट्रिक्स के साथ फिर मिलेंगे।